अब ये देखते हैं कि रजिस्ट्री के जो है वो अखराजात जो हैं वो क्या होते हैं। यानी जब कोई शख्स जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर जो है उसके रजिस्ट्री के अखराजात जो हैं वो क्या आते हैं। तो अगर कोई शख्स जो है जब वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो शहरी इलाके में है यानी अर्बन प्रॉपर्टी है, तो उसके रजिस्ट्री के अखराजात में सबसे पहले जो है उसको स्टाम्प फीस जो है वो 1% अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी जो है वो देहाती इलाके में होती है यानी अर्बन इलाके में होती है तो उस पर जो स्टाम्प फीस है वो 3% हो जाती है। जो शहरी प्रॉपर्टी और देहाती प्रॉपर्टी है इन दोनों में जो स्टैम्प फीस का बुनियादी फर्क है वो यही है कि शहरी प्रॉपर्टी में जो स्टैम्प फीस है वो 1% है, जबकि जो देहाती प्रॉपर्टी है वहां पर जो स्टैम्प फीस है वो 3% है। बाकी इसमें जो इन दोनों प्रॉपर्टीज के अखराजात में जो है इसके अलावा दीगर कोई फर्क नहीं है। तो फिर इसके अलावा आगे देखें कि अगर जो प्रॉपर्टी है उसकी जो मालियत है वो 5 लाख रुपए तक हो तो उस पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपये होती है। लेकिन अगर उसकी जो मालियत है वो 5 लाख रुपए से तजावज़ कर जाए फिर चाहे जितनी भी मालियत हो उस पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपये हो जाती है। फिर वो 1000 से जो है वो किसी सूरत भी नहीं बढ़ती। शहरी और देहाती प्रॉपर्टी जो है दोनों में रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बिल्कुल सेम है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी जो है अगर कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो यानी कोई मकान हो या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो और उसका जो है वो नक्शा जो है वो मुजाहिदा अथॉरिटी से पास ना हो तो पंजाब में उस पर जो है एक पेनल्टी लागू होती है। वो क्या होती है कि जो उस प्रॉपर्टी की जो तय ज़मीन होती है उसकी जो मालियत होती है उस पर 2% जो है पेनल्टी देनी पड़ती है। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ की मालियत होती है ना रजिस्ट्री के लिहाज से ये तय ज़मीन की जो है मालियत अलहदा निकाली जाती है, फिर मलबे की मालियत जो है वो अलहदा निकाली जाती है, फिर इन दोनों को जो है वो इकट्ठा करके एक मालियत बनाई जाती है। तो उस मालियत पे जो है ये रजिस्ट्री के जो अखराजात हैं वो अदा करने पड़ते हैं। तो इस बारे में जो स्टैम्प एक्ट है उसका सेक्शन 2782 है जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो अपना मलबे की कीमत अलहदा होगी और तय ज़मीन की कीमत अलहदा होगी और दोनों को इकट्ठा करके जो है वो कीमत बनाई जाएगी। फिर ये जो मैंने आपको पेनल्टी बताई ये भी सेक्शन 2782 के तहत ही जो है पंजाब में सिर्फ ये पेनल्टी लागू होती है और वो भी साल 2021 से 1 अक्टूबर साल 2021 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट की थी स्टैम्प एक्ट में जिसके तहत उन्होंने नक्शा पास ना होने की सूरत में तय ज़मीन पर जो है वो 2% जो है वो पेनल्टी आयद कर दी थी। तो इसलिए अगर कोई शख्स जो है पंजाब में कोई रजिस्ट्री करवाता है और उसकी जो रजिस्ट्री है किसी ऐसी बिल्डिंग की बाबत है जो कि जो है कंस्ट्रक्टेड है, कोई मकान है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका नक्शा पास नहीं है तो उसको स्टैम्प फीस के अलावा उसकी तय ज़मीन पर जो है वो 2% जो है वो फीस जो है वो भी जो है वो पेनल्टी के तौर पर जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें कि ये जो तय ज़मीन की फीस होती है ना ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा होता है उसकी गलती से पड़ती है क्योंकि नक्शा पास कराना तो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए ये जो फीस है ये अमूमन लोग जो है खरीदार जो होता है वो फरोख्त अंदाज़ी वसूल करता है। वो कहता है भी मैंने ये फीस अदा नहीं करनी, नक्शा तो मुझे पास करवा के दे दो, मेरी ये फीस बच जाएगी, तुम्हारी गलती से मुझे फीस पड़ रही है। तो इसलिए ये फीस जो है ना ये हमेशा जो प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा होता है ना ये उसी को पड़ती है, लोग उसी से लेते हैं। लेकिन इसका जो चलान बनता है ना ये इकट्ठा बनता है यानी स्टैम्प फीस का, रजिस्ट्रेशन फीस का और ये जो तय ज़मीन पे जो पड़ती है पेनल्टी नक्शा पास होने की सूरत में, इन तीनों का जो चलान है वो इकट्ठा बनता है और जो स्टैम्प पेपर निकलता है इन तीनों की फीस उधर इकट्ठी लिखी होती है। इसलिए मैंने जो आपके सामने अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इधर भी मैंने इनको इकट्ठा ही लिखा है। और ये जो फीस होती है ये चली तो उसके खाते में जाती है वो जो प्रॉपर्टी खरीद कर रहा होता है, खरीदार होता है, जो तय ज़मीन की जो फीस होती है। लेकिन ये हकीकत में जो है लोग उसी से वसूल करते हैं जो प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा होता है। लोग कहते हैं भाई ये तुम्हारी गलती है, नक्शा पास करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं थी। तो ये इस तरह स्टैम्प फीस जो है शहरी प्रॉपर्टी में 1%, देहाती प्रॉपर्टी में 3% और फिर रजिस्ट्रेशन फीस जो है दोनों में 500 रुपये या 1000 रुपये और नक्शा पास ना होने की सूरत में तय ज़मीन पर जो है वो 2% पड़ते हैं। इसके बाद आगे आ जाए जिस तहसील में वो प्रॉपर्टी वाक़ होती है चाहे वो शहरी हो चाहे वो देहाती हो, उस तहसील कौंसल वाले जो हैं वो 1% जो है फीस वसूल करते हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है पूरे हर सूबे में होता है, ये उस एक्ट के तहत वसूल की जाती है। इसका रेट वैसे अमूमन पूरे पाकिस्तान में 1% ही है, खासकर पंजाब में तो 1% है क्योंकि पंजाब के जो रेट्स हैं उनका मुझे एग्जैक्ट तौर पे इल्म है क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। बाकी सूबों में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन वो आपको ईजिली तलका सब रजिस्टर ऑफिस से पता चल जाता है क्योंकि तहसील कौंसल वालों ने तो हर पूरे सूबे में जो है जिस तहसील में भी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल होती है उन्हें 1% फीस लेनी होती है। तो आपको जब आइडिया होगा तो आप इस फीस का इजीली जो है वो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। फिर जो प्रॉपर्टी है
अगर उसका जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद हो, यानी पटवारी के पास उसका रिकॉर्ड हो या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, तो उसका जो है फिर वो इंतकाल होना ज़रूरी होता है, चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो चाहे देहाती प्रॉपर्टी हो, क्योंकि बहुत सी जो शहरी प्रॉपर्टियाँ हैं उनका आज भी जो है वो पटवारी के पास जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में उनका रिकॉर्ड मौजूद है, तो इसलिए उनका इंतकाल होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पटवारी के पास या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रिकॉर्ड मौजूद है, उन पर एक इंतकाल फीस लागू होती है, जो कि पंजाब में इस वक्त जो है वो 500 रुपये है। और इस 500 में से जो 300 रुपये जो है वो स्टेट बैंक में या नेशनल बैंक में एक चालान की सूरत में जमा हो जाते हैं, और ये वाहद एक चालान रह गया है पंजाब में जो मैनुअल है। बाकी सारे चालान जो है वो ऑनलाइन अब हो चुके हैं, रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है पंजाब में, और सारी जो फीसें हैं उनके जो चालान है वो भी ऑनलाइन जो है वो फिल किए जाते हैं, लेकिन ये एक मैनुअल चालान वाहद रह गया है इंतकाल फीस का। तो ये 300 रुपये जो है वो जमा हो जाते हैं। 200 रुपये जब रजिस्ट्री पास होती है तो उस वक्त जो है ये नकद अदा कर दिए जाते हैं, और ये जब सब रजिस्ट्रार वाले रजिस्ट्री भेजते हैं पटवारी को इंतकाल करने के लिए, साथ 200 रुपये भी भेज देते हैं, ये पटवारी का होता है। या अगर वो राजी रिकॉर्ड सेंटर भेजें रजिस्ट्री को तो 200 रुपये ये उधर भी भेजते हैं, और ये 200 रुपये जो है वो राजी रिकॉर्ड सेंटर वालों का होता है। तो इस तरह जो प्रॉपर्टी जिसका इंतकाल होना ज़रूरी होता है उसकी इंतकाल फीस जमा करवानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई शामलाबादी प्रॉपर्टी है जो कि अंदर लाल कीर होती है, उसकी कोई इंतकाल फीस नहीं होती, क्योंकि उसका इंतकाल दर्ज नहीं होता। उसकी जो रजिस्ट्री होती है वही उसका फाइनल प्रूफ होता है मलकियत का। या अगर शहरों में जो प्रॉपर्टी शामलाबादी हो चुकी है जिनका पटवारियों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनका भी इंतकाल जमा नहीं होना होता, तो उनकी भी जो है फीस जो है वो नहीं जमा होती। इंतकाल फीस की जो है वो फीस जमा नहीं करवानी पड़ती। बाकी उनकी जो रजिस्ट्री होती है वही उनकी जो मलकियत का है वो फाइनल सबूत होता है, उनके लिए किसी इंतकाल की ज़रूरत नहीं होती। फिर एक तकाबला फीस है 100 रुपये। पंजाब में रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन हो चुकी हैं, ये अभी आपको स्क्रीन पे एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप इस वेबसाइट से डीसी रेट भी चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्री के चलान भी जो है इसी वेबसाइट पे बनते हैं। और आप इसमें एक देखेंगे कि कंपैरिजन फ़ीस का एक टैब है इसमें। तो ये कंपैरिजन फ़ीस है एक, जिसको तकाबला फ़ीस कहते हैं। ये 100 रुपये होती है। इसके नाम से ज़ाहिर है कि आप उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो गवर्नमेंट तकाबला करती है उसके वो चार्जेस देती है 100 रुपये। तो ये 100 रुपये जो हैं वो इसके चार्जेस होते हैं। फिर आगे आ जाएं, एक चार्जेस होते हैं जो कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले, जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ जो हैं उनको ऑनलाइन करके उनको कंप्यूटर सेंटर के साथ जो राजी रिकॉर्ड सेंटर उसके साथ लिंक भी किया हुआ है, तो ये 1300 रुपये सर्विस चार्जेस जो हैं वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वाले वसूल करते हैं। हर रजिस्ट्री पे आप ये लेते हैं। पहले ये 2 साल पहले ये चार्जेस शुरू हुए थे, पहले 1000 थे, फिर 1100 हुए, अब 1300 हो चुके हैं साल 2023-24 में। तो इसका मकसद यही होता था कि जो रजिस्ट्रियाँ ऐसी प्रॉपर्टीज़ की बाबत होती हैं जिनका कंप्यूटर सेंटर में यानी अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं वहाँ पर कार्ड है, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से स्कैन करके जो है वो उस रजिस्ट्री की कापी उधर ऑनलाइन भिजवा दी जाती और वो आके से इंतकाल पास कर देते, और वो फौरी हो जाता था। और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बेशक इंतकाल की नकल ले लें या वो उधर से नकल ले लें, उसकी वो जो रजिस्ट्री जिधर वो राजी रिकॉर्ड सेंटर से जो है उसकी यहाँ पर नकल लेने जहाँ पर रजिस्ट्री जो है भिजवाई गई होती है, तो ये उसकी 1000 रुपये फीस लेते थे। लेकिन जिस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पटवारी के पास होता था उसका तो ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है इंतकाल दर्ज हो नहीं सकता, उसकी फीस नहीं होती थी। या कोई शामलाबादी प्रॉपर्टी थी या शहरी प्रॉपर्टी जिसका पटवारी के पास रिकॉर्ड नहीं था, उसकी ये फीस नहीं होती थी। लेकिन अब साल 2023-24 में ये हर प्रॉपर्टी में जमा हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रियाँ हैं पंजाब में वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो जब तक ये 1300 रुपये जमा नहीं करवाते, इसका चलान जो है वो अपडेट नहीं करते, तो जो रजिस्ट्री है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होती। तो इसलिए ये अब लाजमी हो गया है। तो इस तरह ये सूबाई गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो कि फाइनल होते हैं, ये कहीं आप इनको जो है वो एडजस्ट नहीं करवा सकते। तो फिर इसके बाद आगे आ जाएं, जो मरकज़ी गवर्नमेंट है FBR के ज़रिए जो है वो टैक्स वसूल करती है। ये पिछले 6-7 सालों से टैक्स ले रहे हैं रजिस्ट्रियों पे। तो इनके जो टैक्सेस हैं ये बेसिकली ये इनकम टैक्स ही लेते हैं, और ये एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स लेते हैं। ये वो किस नीयत से लेते हैं, वो कहते हैं जी जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस वक्त हम आपसे कुछ टैक्स लेंगे, जब आप हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप इस टैक्स को हमारे पास जो है वो एडजस्ट करवा लेना। अगर आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा बनता हुआ तो दे देना, और अगर आपका ज़्यादा ना बनता हुआ तो फिर आप जो है इसी को जो है एडजस्ट करवा लेना। अगर आपका ये पूरा ना होगा तो ये अगले साल में भी चला जाता है। इसलिए ये एडवांस एडजस्टेबल टैक्स होता है, ये फाइनल नहीं होता जो FBR वाले वसूल करते हैं। तो ये खरीदार से जो प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है उससे 236 के तहत जो है वो अगर वो फादर हो तो 3%, और अगर वो नॉन फादर हो तो उससे फिर ये 10.5% टैक्स वसूल करते हैं। बड़ी हैवी पेनल्टी वसूल करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ
ज़्यादती है भाई, आप एडवांस एडजस्टेबल टैक्स वसूल कर रहे हैं तो आपको पूरा ही लो, और 3% भी ज़्यादा, ये भी इनको सिर्फ 1% टैक्स लेना चाहिए। हाँ, इन्होंने इतने टैक्स बढ़ा दिए हुए हैं, और ये पहले 1% नहीं लेते थे, फिर उन्होंने 2% किया, फिर उन्होंने 3 किया, इस साल उन्होंने 3 कर दिया, पिछले साल ये 2% ही था फाइलर से, और नॉन फाइलर से ये जो खरीदार पे था उससे 7% था, लेकिन इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसी तरह जो प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहा होता है, जो सेलर होता है, उससे ये 236C के तहत जो है वो, अगर वो फाइलर हो तो 3%, और अगर वो नॉन फाइलर हो तो उससे भी ये डबल उससे कर देते हैं, यानी उसको भी पेनल्टी लगा देते हैं 6%। ये टैक्स जो है एडवांस एडजस्टेबल जो है इनकम टैक्स जो है ये वसूल करते हैं, लेकिन इनका टैक्स मैंने पहले बताया आपको ये एडजस्टेबल होता है। तो जो एडजस्टेबल टैक्स होता है वो जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं तो आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, लेकिन जो फाइलर होता है वही ये बेनिफिट ले सकता है, नॉन फाइलर नहीं ले सकता। नॉन फाइलर ने अगर ये बेनिफिट लेना है तो उसको टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, और उस साल की टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी जिस साल उसने ये टैक्स जमा करवाया, फिर ही वो इस टैक्स से जो है वो उसको एडजस्ट करवा के तो इससे जो है कोई बेनिफिट ले सकेगा। तो इस तरह ये रजिस्ट्री के अखराजात हैं जिसमें सूबाई गवर्नमेंट और तहसील कौंसल भी और कुछ छोटे मोटे चार्जेस हैं, जिनमें इंतकाल फीस, तकाबला फीस और सर अपना पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो सर्विस चार्जेस हैं ये शामिल हैं। और FBR वाले भी टैक्स लेते हैं खरीदार से भी, और जो अपना जो फरोख्त कर रहा होता है उनसे भी, दोनों से ये कंपलसरी टैक्स लेते हैं, लेकिन इनके टैक्स एडजस्टेबल होते हैं। तो ये जो FBR के टैक्सेस हैं ये तो पूरे पाकिस्तान में सेम है, लेकिन जो स्टैम्प फीस है ये पंजाब के लिहाज से जो मैंने अभी बताई है बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन अगर मेरा कोई भाई दूसरे सूबे का रहने वाला है तो उसको मैंने एक तरीका बता दिया है कि आपको जो फीसें हैं वो इस हिसाब से जमा होंगी, और फिर अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहें किसी भी सूबे के लोग जो हैं तो वो आप जो है वो स्टैम्प एक्ट जो है उसको मुलादा करें। जो पाकिस्तान में स्टैम्प एक्ट है उसका जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जितने भी दस्तावेज जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं उन सब के बारे में जो है वो उनके जो रजिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो भी बता दिए गए हैं, उन पर जो स्टैम्प फीस लगती है वो भी बता दी गई हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली जो है वो रजिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो आप स्टैम्प एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के आर्टिकल 23 को मुलादा कर लें, उसमें कन्वेंस के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ है क्लियरली कि उस पर जो है वो स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी और उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, और अगर कोई पेनल्टी वगैरह है तो वो भी उधर जो है वो मेंशन किया होता है। स्टैम्प एक्ट को अगर आप पूरा एज ए होल मुलादा कर लो तो फिर तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको फिर भी एक सरसरी तौर पर बता दिया कि स्टैम्प एक्ट जो है इसके तहत जो है ये स्टैम्प फीसें जो है इस मुल्क में जो है वो वसूल की जाती हैं। फिर आप मुतल्लिका सब रजिस्ट्रार ऑफिस से भी कन्फर्म कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जिस वकील साहब से या वसीका नवीस साहब से सर्विसेज हायर करते हैं, ज़ाहिर है रजिस्ट्री को बंदा खुद तो करवा नहीं सकता, थोड़ा सा टेक्निकल काम है, लेकिन बाद लोग खुद भी करवा लेते हैं, उनको थोड़ी समझ होती है, वो स्टाम्प करवाते हैं ऊपर, अपना एग्रीमेंट प्रिंट करवा के रजिस्ट्रार को दे देते हैं। वो कभी भी नहीं कहता आपको वकील लाओ या कोई वसीका नवीस लाओ, ये कोई कंपलसरी नहीं है वकील और वसीका नवीस रजिस्ट्री के लिए। तो खैर आप जब वकील या वसीका नवीस हायर करते हैं नए बंदे के लिए बता रहा हूँ, तो वो भी आपको बता देगा कि आप पे जो है वो स्टैम्प फीस इतनी होगी, वो आप उससे एक लिस्ट बनवा लें और उसको उस हिसाब से पेमेंट करके बाद में उस हिसाब से रसीदें लेकर उनको टैली कर लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको एक अंदाज़ा होगा कि मेरी फीसें किस तरह जो है वो जमा होनी है, जो मैंने अभी आपके सामने जो डिस्कशन की है। दूसरे सूबों के जो लोग हैं पंजाब के अलावा उनको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन पंजाब के लिहाज से मेरे जो रेट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और पंजाब में प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो पंजाब के जो रेट्स हैं उनका मुझे बेहतर तरीके से पता है। बाकी मैं इंटरनेट पे देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट जो है वो नज़र नहीं आते दूसरे सूबों के बारे में, इसलिए मैं जब मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं उस लिहाज से शेयर नहीं करना चाहता कि किसी को मिसगाइड ना कर दूँ। तो ये रजिस्ट्री के जो है सरकारी खर्चे हैं जिनकी आपको बाकायदा रसीदें मिलती हैं। फिर इसके अलावा जो वकील या वसीका नवीस आपकी रजिस्ट्री करता है उसने भी आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करनी होती है, तो उसकी जो फ़ीस है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। वसीका नवीस या वकील की जो फ़ीस है वो अमूमन अगर देखा जाए तो वो जो भी आपकी तय हो जाए, लेकिन मेरी एक अगर इसमें राय ली जाए तो 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक एक वकील या वसीका नवीस की बड़ी एक रीज़नेबल फ़ीस होती है। अगर रजिस्ट्री छोटी है 5 लाख रुपये तक है तो 5,000 रुपये ले लें, क्या लेने हैं ज़्यादा उससे, लेकिन थोड़ी बड़ी है तो 10 ले लें, 15 ले लें, 20 ले लें, पर 20 से ज़्यादा भी क्या लेने हैं। एक बंदा बेच रहा है, एक बंदा ले रहा है, हमने तो सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स ही थोड़े सीधे करने हैं, फीसें थोड़ी क्लर्क अपने से जमा करवा देनी है। तो इतनी फीसें हमें चार्ज तो ऐसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कोई कितनी फ़ीस ले, ये हर जो प्रोफेशनल उसकी मर्ज़ी है वो कितनी अपनी फ़ीस रखता है। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इतनी रीज़नेबल होनी चाहिए, या आप नेगोशिएशन कर लें तो उसमें भी आपकी फ़ीस तय हो जाएगी।
लेकिन अगर आप एक से मुतमईन नहीं तो आप किसी और के पास चले जाएँ। रजिस्ट्री में कोई इतना मुश्किल नहीं होता, इसमें कुछ चंद बस कानूनी चीज़ें देखनी होती हैं कि पेमेंट हो गई, कब्ज़ा हो गया, और जो है वो पेमेंट किस तरह हुई और मौके क्या सूरत है, 2-4 चीज़ें होती हैं। इस पे भी काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब पे भी मौजूद हैं कि रजिस्ट्री में क्या चीज़ें जो हैं उसके लवाज़मत होते हैं। आप वो देखकर भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता, तो इसलिए इसमें कोई इतनी हैवी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी ये किसी प्रोफेशनल की मर्ज़ी है वो कितनी फ़ीस चार्ज करता है और आप क्या देते हैं, ये क्या तय करते हैं। मैंने अपनी एक राय बताई है। तो ये फ़ीसें होती हैं। फिर जब रजिस्ट्री होती है तो उधर एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है, वो आपकी रजिस्ट्री जो है वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन करता है। वो जो है ना, आप अगर उस ₹500 वो भी ले ही लेता है। वो आपका जो वकील या वसीका नवीस होता है वही दे देता है उसको, उसने आपको पहले बताया होता है कि ये मैंने देने हैं। और बाकी जो है ₹200 मैंने पहले आपको बताया था कि अगर इंतकाल होना हो तो वो नकद देना पड़ता है। 300 तो जमा हो चुका होता है, ₹200 उसको जो है वो इंतकाल फ़ीस का भी जो है वो नकद दे दिया जाता है। तो इस तरह ये रजिस्ट्री के अखराजात हैं। शहरी और देहाती दोनों को मैंने आपके बताया, लेकिन शहरी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होती है और कंटोनमेंट बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अखराजात के बारे में देखें। तो जो कंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है या कंटोनमेंट एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक हिसाब से शहरी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि जो कंटोनमेंट एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है मरकज़ी गवर्नमेंट के अंडर होती है, ये किसी तहसील में नहीं आती। तो जबकि जो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ होती हैं रूरल और अर्बन प्रॉपर्टीज़ की, ये किसी न किसी तहसील गवर्नमेंट के अंडर होती हैं और तहसील गवर्नमेंट वाले जो हैं इनसे 1% लेते हैं। लेकिन जो कंटोनमेंट एरिया के इलाके होते हैं ये तहसील गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, ये मरकज़ी गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। और आपने ये देखा होगा कि ये जो कंटोनमेंट एरिया के इलाके हैं इनके जो इलेक्शन है वो लोकल गवर्नमेंट को, वो भी जो हमारे सूबों के इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनसे ज़्यादा ही होते हैं। तो इसलिए ये जो कंटोनमेंट एरिया होता है ये तहसील गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। तो इस पर जो है तहसील कौंसिल की फ़ीस लागू नहीं होती, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो हैं वो अपनी एक फ़ीस वसूल करते हैं जो कि 3% होती है। तो ये 3% फ़ीस वसूल करते हैं, जबकि जो तहसील कौंसिल वाले हैं जो शहरी और देहाती प्रॉपर्टी पे 1% करते हैं, ये 2% से ज़्यादा फ़ीस वसूल करते हैं, ये 3% फ़ीस वसूल करते हैं। बस जो अर्बन प्रॉपर्टी है और जो कंटोनमेंट एरिया की जो प्रॉपर्टी है इनमें एक यही बुनियादी फ़र्क है कि अर्बन प्रॉपर्टी में जो फ़ीस है वो तहसील कौंसिल की 1% होती है, जबकि जो कंटोनमेंट एरिया की प्रॉपर्टी है उसमें तहसील कौंसिल की जो फ़ीस है वो नहीं होती, उसमें कंटोनमेंट बोर्ड की फ़ीस होती है जो कि 3% होती है। इसके अलावा जो कंटोनमेंट एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है इसका जो रिकॉर्ड होता है वो कंटोनमेंट बोर्ड में ही सारा होता है, तो इसलिए इसका जो इंतकाल है वो भी नहीं होना होता। तो जो ₹500 इंतकाल फ़ीस है वो भी इस पर नहीं पड़ती। जो आप कंटोनमेंट बोर्ड वाले पहले ही अपनी फ़ीस जो है वो 3% के हिसाब से वसूल कर चुके होते हैं। तो आपने बस रजिस्ट्री की नकल लेनी है और नकल जाके आपने कंटोनमेंट बोर्ड को देनी है। तो उन्होंने वो रजिस्ट्री जो है उसकी बुनियाद पर उसकी जो लीज़, जो भी उसके लीज़ राइट्स होते हैं, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड में मलकियत होती नहीं, लीज़ राइट्स होते हैं, तो वो जो लीज़ राइट्स हैं उन्होंने वो आपके नाम जो है वो ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो इस तरह ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम इनकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं रूरल, अर्बन और फिर अर्बन में कंटोनमेंट एरिया की जो प्रॉपर्टी है उसको मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है बेहतर तौर पर जो है वो समझ आ गई होगी।